जय हिंद, वंदे मातरम। पीएफआई का नेटवर्क कितना गहरे तक गया हुआ है, आपको इस वीडियो से समझ में आएगा कि पीएफआई के मेंबर्स अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मंत्री बन के बैठे हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मामला समझ में आएगा। पीएफआई मेंबर्स, जब हम बात पीएफआई की करते हैं, पीएफआई का इतना बड़ा नेटवर्क बना कैसे? पीएफआई को सपोर्ट कहाँ से आया? वो सिंगल हैंडेडली कर नहीं सकते थे। उनके फाइनेंस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उनके कैंपस फ्रंट पर, उनकी नेशनल वुमेन्स फ्रंट पर हमने काफी सारे बातें कर चुके हैं। वी हैव डन इट वेरी एग्जॉस्टिवली आल्सो। बट एक चीज जो हमने ध्यान नहीं दी वो है कि इनके जो टीम के मेंबर्स थे, जो को टीम के मेंबर्स थे, वो मिनिस्टर्स तक कैसे पहुंच गए? उनका क्यों पीछे बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको जानबूझकर सपोर्ट किया? और इट्स नॉट ओनली जस्ट मिनिस्टर, गवर्नमेंट इलाइट जॉब, ये सरकारी गुंडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अमित शाह एंड अजीत डोवल जी। सो उसी मुद्दे पर बात करेंगे सर। जी राजेश सर। Okay, thank you so much once again गायत्री जी for inviting me. लेकिन पहले मैं थोड़ा अपोलॉजी भी करता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, ग्रामर मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप और आपका व्यूअर्स थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. आई विल ट्राई टू मैनेज बिटवीन स्विचिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल आई वांट टू से. तो आपने अभी जो लास्ट में बोला कि पीएफआई मेंबर्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए, लेकिन टेक्निकली वो राइट नहीं है. देयर आर नो पीएफआई मेंबर्स पर से इन केरला मिनिस्ट्री नहीं है. लेकिन इनका तो ये जो रीच है ना, इनका क्या बोलते हैं आप, वो पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर गवर्नमेंट में इनका आदमी रहता है. वो बाहर में तो वो पीएफआई मेंबर तो नहीं होंगे, वो सीपीएम हो सकता है, वो कोई दूसरा मुस्लिम लीग हो सकता है. देयर आर टू मुस्लिम लीग्स इन केरला, इंडियन नेशनल लीग एंड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग. तो उन दोनों में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो सकता है. लेकिन इनका तो सोच, विचार, प्रायोरिटीज सब एक ही है जहां भी हो. ये तो केरला और इंडिया में जिहाद करना, इंडिया का जो लिबरेशन है वो थ्रू इस्लाम है बोलना, वो विचार का मतलब उसको पुट इट इन द ब्रेन्स ऑफ द न्यू जनरेशन, ये सब इनका प्रायोरिटीज है, वो सब रहता है जहां भी हो. तो टेक्निकली कोई पीएफआई मेंबर आज तक मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन there are people who are directly connected with PFI. वो तो मैं आपको बताऊंगा. अभी जब ये PFI का बैन इश्यू आया, इनका साथ इनका दो तीन और 8 ऑर्गेनाइजेशंस, शायद 7 और 8 ऑर्गेनाइजेशंस का बैन भी किया है. उसमें एक है रिहैब इंडिया फाउंडेशन और रिहैब केरला फाउंडेशन बोल के एक दूसरा भी है. 2 ऑर्गेनाइजेशंस है. तो उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो केरल में अभी शासन करने वाले वामपंथी लेफ्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक पार्टी है, इंडियन नेशनल लीग. वो मुस्लिम लीग से अलग होके दूसरा बनाया, इंडियन नेशनल लीग. उस पार्टी का चेयरमैन है और उस पार्टी का एक मेंबर आज मिनिस्ट्री में है, अहमद देवरकोई. वो भी ए रिहैब फाउंडेशन का एक्टिविटीज से काफी क्या बोलते हैं रिलेटेड है. वो भी उस रिहैब फाउंडेशन का सारे एक्टिविटीज में दिल्ली में और केरल में ही वाज वेरी एक्टिव. अहमद देवरकोई, बीजेपी उनका रेसिग्नेशन भी मांगा था पब्लिकली, लेकिन कुछ हुआ नहीं. वो तो अभी भी मिनिस्टर है. वो तो एक आदमी का बात कर रहा हूँ. दूसरा है, आपको पता होगा कि एक केटी जलील बोल के एक मिनिस्टर थे, एक्स मिनिस्टर. वो भी सीपीएम का साथ जुड़ा हुआ है. वो पिछले मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर था, लेकिन अभी वो एमएलए है, मतलब मेंबर ऑफ असेंबली. वो इसलिए मिनिस्टर नहीं बना क्योंकि उनका अगेंस्ट काफी सारे एलिगेशंस हुआ है, मतलब इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक इश्यूज, इंक्लूडिंग गोल्ड स्मगलिंग, सब कुछ उनका अगेंस्ट वो मतलब इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, इसलिए वो मिनिस्टर नहीं बना.
लेकिन वो क्या किया आपको पता है? वो 1-2 महीना पहले वो कश्मीर गया था, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का मेंबर होके वो कश्मीर गया और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें वो आजाद कश्मीर मेंशन किया, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, उसको एक से ज्यादा 2-3 बार आजाद कश्मीर बोल के उन्होंने मेंशन किया अपना फेसबुक पोस्ट में मलयालम में। और वो सिर्फ आजाद कश्मीर नहीं बोला, वो दूसरा चीज भी बहुत कुछ बोला, जो कश्मीर आतंकवादी जो बोलता है, कश्मीर का जो रेडिकल पॉलिटिशियंस जो बोलता है, वो जो पाकिस्तान बोलता है उसी स्टैंड से बहुत कुछ मिला हुआ था। मतलब गायत्री जी, आप भी मुझे थोड़ा हेल्प करना है, क्योंकि कभी कभी अगर मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे तो, बट आई होप यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो वो तो एक कंट्रोवर्सी बन गया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने आजाद कश्मीर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। वो एक ही बार इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, बाकी वो ऐसे ही बोला था। अभी उनका अगेंस्ट केस भी रजिस्टर हो गया, 2-3 जगह केस रजिस्टर हो गया। तो एक है केटी जलील, आपको पता है इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है? ये सिमी का बहुत बड़ा लीडर था, सिमी बोल के, अभी जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है इनका तो पॉलिटिक्स सिमी से शुरू हुआ। वो अभी भी ये लोगों के साथ इनका संबंध है बोलता है लोग, पत्रकार भी ऐसे ही बोलता है। दैट्स व्हाई ही सेज ऑल दीज थिंग्स। आजाद कश्मीर बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, और ये बोलता है कि इंडियन आर्मी उधर बहुत कुछ किया। लोग बोलते हैं नो वन इज हैप्पी इन कश्मीर, पीपल आर जस्ट टॉलरेटिंग, ऐसा बहुत कुछ लिखा है वो अपना फेसबुक पोस्ट में कश्मीर का बारे में। तो वो केरला बैठ के क्या करेगा और क्या कर रहे हैं, ये तो आपको इमेजिन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसा एक आदमी है, दो है केटी जलील। मैं इन दोनों का बात कर रहे हैं कि दोनों केरला में सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में 2 लोग हैं, और इनका संबंध ऐसे ही है। तो दे हैव इनफिल्ट्रेटेड एवरी सिस्टम, पीएफआई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज नॉट just another organization like SIMI, or there have been other organizations in the past, Muslim radical organizations. ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इनका बहुत फंडिंग मिल रहा है। और ये भी है गायत्री जी, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। मतलब हम विक्टिम्स है, मुसलमान लोगों को इधर इतना प्रॉब्लम है बोल के दे ट्राई टू, बट नॉट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑलवेज से दैट वी आर हियर टू फिनिश आरएसएस। RSS is a fascist organization. We will recover India from the RSS. ये इनका स्लोगन है। मतलब they are on a confrontation path. They are never apologetic, or they never say that we are persecuted. We will fight you. वही है इनका मतलब their action plan is like that. They are very different from other organizations. जैसे आपने पहले पूछा ये infiltration into the government and all, police and all. There was a report 2 weeks back after the ban saying that 800 से ज्यादा पुलिस वाले केरला पुलिस वो पीएफआई का कनेक्शन है इनका बोल के एक रिपोर्ट है, और आईबी का रिपोर्ट है, वो केरला गवर्नमेंट को दिया है और इसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए बोल के देयर वाज अ रिपोर्ट। नेक्स्ट डे केरला पुलिस केम आउट इन ओपन, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और बोला कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई आईबी रिपोर्ट नहीं है। और लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि उस ये जो रिपोर्ट में क्या गलती है, मतलब अगर नंबर का गलती है, और ये बोल रहे हैं कि कोई पुलिस ऑफिसर पीएफआई का साथ मतलब कनेक्शन नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ये तो पता नहीं, लेकिन एक तो चीज है, देयर आर एटलीस्ट 3 केसेस, 3 केस है जैसे केरल में रिसेंटली, जहां पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो गया क्योंकि ये पीएफआई को पीएफ के साथ ये मिलके काम कर रहा था। और आपको पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना अपना जगह में जहां भी
आरएसएस लीडर्स है, उनका सारा डिटेल्स, उनका घर का मैप, मतलब घर जाने का रास्ते का मैप, सब लोकेशन, सब कुछ ये पीएफआई लीडर्स के साथ इन्होंने शेयर किया है। आपको पता है किस लिए है? अभी ये बैन का बाद, मतलब पॉपुलर फ्रंट को जब बैन किया और सेंट्रल एजेंसी से सभी को अरेस्ट किया, 2 लोगों को पकड़ा इन्होंने। एक का नाम था अबू बेकर सादिक, ये पालक्काड बोल के एक जगह से इनका अरेस्ट हुआ। दूसरा था सिराजुद्दीन, वो मालापुरम से अरेस्ट हुआ। इन दोनों का साथ पुलिस क्या रिकवर किया पता है? हिट लिस्ट। एक का हाथ में 378 लोगों का नाम और पता था, और दूसरा का हाथ में 380। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर आरएसएस लीडर्स। आरएसएस या बीजेपी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ लोगों का लिस्ट था इन दोनों का पास। इनको ये लिस्ट कहां से मिला, ये लोकेशन कहां से मिला, सबको पता है, ये पुलिस वालों ने दिया।